Welcome back to Divan's Biology. My name is Dr. Aruna Divan and today we are going to talk about the structure of DNA. DNA के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले DNA का फुल फॉर्म देख लेते हैं. DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो, N से न्यूक्लिक, A से एसिड. डीऑक्सी राइबो से हमें ये पता चलता है कि राइबोज शुगर जो है वो डीएनए का एक कंपोनेंट है और उस राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कमी है, इसलिए हम उसको डीऑक्सी राइबो कहते हैं. न्यूक्लिक वर्ड इसमें इसलिए आता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और इसका नेचर जो है वो थोड़ा एसिडिक है, इसलिए ये डीएनए जो है उसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. राइट. अब आपको पता है कि डीएनए जो है एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट से चिल्ड्रन में पास ऑन होता है और डीएनए जो है उसको स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है. पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में बॉन्ड टुगेदर हो जाते हैं तो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमर. यहाँ पे डीएनए के सेंस में न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक मोनोमर है और उस मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड मोनोमर जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड करते हैं और बॉन्ड करके एक लॉन्ग स्ट्रैंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डीएनए स्ट्रैंड. डीएनए का अगर हम स्ट्रक्चर देखने जाएं तो वेटसन एंड क्रिक ने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया है. डीएनए के एक्चुअली 3 टाइप के फॉर्म्स होते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म. जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है डीएनए का वो बी फॉर्म होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए. ए फॉर्म ऑफ डीएनए हमें कहाँ मिलता है? जब वाटर स्कैर्सिटी होती है, पानी की कहीं कमी होती है तो डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है तो उसको हम ए फॉर्म कहते हैं. और जहाँ सेलाइन कंडीशंस होती हैं, सॉल्टी एरिया में जब डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर लेता है अपने आप को तो उसको हम जेड फॉर्म कहते हैं. बट आज हम डीएनए का जो नॉर्मल फॉर्म है दैट इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए उसकी स्टडी करते हैं. वेटसन एंड क्रिक ने हमें डीएनए के एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया है, ईजिली हम इसको समझ सकते हैं. इस स्ट्रक्चर को बनाते समय एक चीज का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर को कभी भी हमें ऐसे नहीं बनाना है. स्ट्रक्चर को बनाते समय आप इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा. स्ट्रक्चर जो है इसमें स्ट्रैंड्स ऐसे अपोजिट साइड नहीं जाते हैं, स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं. लेकिन ये जो पैरेलल स्ट्रैंड्स है ना, ये इनको हम पैरेलल दिख तो रहे हैं लेकिन ये डायरेक्शन के सेंस में एंटी पैरेलल है. ये एंटी पैरेलल कैसे होते हैं, क्या होता है, इस चीज़ को हम अभी इसी वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लेंगे. अब ये जो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें आपको 2 टाइप के ग्रूव्स दिखेंगे. ये देखिए, ये है माइनर ग्रूव और ये है मेजर ग्रूव. राइट. माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव. ये जो माइनर और मेजर ग्रूव्स होते हैं इसमें मेजर और मेजर ग्रूव्स कंसेक्यूटिव 2 मेजर ग्रूव्स के बीच का डिस्टेंस या कंसेक्यूटिव 2 माइनर ग्रूव्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल रहता है. और वो कितना रहता है? वो होता है 3.4 नैनोमीटर. डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे हमें दिख ही रहा है 2 स्ट्रैंड्स हमने बनाए हैं. ठीक है. अब ये 2 स्ट्रैंड्स के बीच में क्या है, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ये 2 स्ट्रैंड्स जो हैं ये दोनों नाइट्रोजनस बेसिस से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो आपस में पेयर बनाते हैं, ऐसे पेयर बना के वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं 2 स्ट्रैंड्स को. अब यहाँ पे आप एक देखोगे कि एक पूरा टर्न हो रहा है. ये जो पूरा एक टर्न है, इस टर्न में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो हैं वो होते हैं 10. राइट. अब अगर एक इनके बीच में जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को राइट हैंड से डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इसको हम डीएनए का पिच लेंथ कहते हैं. तो ये जो डीएनए की पिच लेंथ है मींस 3.4 नैनोमीटर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच में 10 नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आते हैं. तो एक सक्सेसिव नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में या सक्सेसिव नाइट्रोजनस जो बेसिस हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? ऑब्वियसली 3.4 डिवाइड बाय हम 10 कर देंगे क्योंकि इतने के बीच में हमारे 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आ रहे हैं तो उसके बीच में हमारा डिस्टेंस हो गया 0.34 नैनोमीटर. राइट. और एक चीज इसमें ये है कि ये जो 0.34 नैनोमीटर है ये तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ. अब ये जो 2 नाइट्रोजन के बेसिस हैं इनके बीच में एंगल कितना होगा? ये जो एक टर्न है, एक टर्न बनाता है 360 डिग्री.
ये जो एक टर्न 360 डिग्री बना रहा है तो उसमें हमारे 10 नाइट्रोजन के बेस पेयर्स आ रहे हैं, तो उसमें एक नाइट्रोजनस बेसिस जो एक सक्सेसिव नाइट्रोजनस बेस जो हैं उनके बीच का एंगल कितना हुआ 360 डिवाइड बाय 10 दैट इज 36 डिग्री। ये तो सब कुछ हुआ हमारा इन नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच की कहानी। अब इसमें जो डिस्टेंस, एक चीज और है, ये जो डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, ये बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस इतना स्मॉल ही रहना जरूरी इसलिए है क्योंकि इनका नेचर जो है, नाइट्रोजनस बेसिस का नेचर है हाइड्रोफोबिक नेचर। इसका मतलब वो पानी को अपने अंदर आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनके बीच में जो स्टैकिंग इंटरेक्शन है, इसको हम स्टैकिंग इंटरेक्शन कहते हैं। ये जो इंटरेक्शन है ये इतना स्ट्रांग है कि ये अपने बीच में पानी को आना अलाउ नहीं करता है, राइट। अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये दो स्ट्रैंड्स किससे बने हैं? ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये स्ट्रैंड्स बने हैं एक फॉस्फेट रेडिकल और साथ में डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइट। और यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है ये फॉस्फेट रेडिकल और डीऑक्सीराइबोज शुगर से बना है और इसी के साथ कनेक्ट होता है हमारे ये नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, नाउ अब हम इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर हम बात करना भूल गए। डायमीटर जो है वो है 2.0 नैनोमीटर, राइट, 2.0 नैनोमीटर। और ये जो हमारे बेसिस हैं, ये बेसिस हमारे दो टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर अगर हम देखने जाए तो एक्चुअली ये ना एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि जो हमारा इसमें साइकिल है, जो इनका स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ कोई एक और सब्सटेंस भी है और यहाँ पे हम इनको नाइट्रोजनस बेस कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो एक और सब्सटेंस है वो है नाइट्रोजन। इस चीज़ को हम जब इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ी सी देर में तो हमें ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है, प्यूरिन भी दो होते हैं, पिरिमिडिन जो है, पिरिमिडिन भी दो होते हैं। प्यूरिन हमारे कौन से दो हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन हमारे कौन से दो हैं? साइटोसिन एंड थायमिन। इन केस ऑफ आरएनए ये जो थायमिन है, ये थायमिन यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीएनए की, इसलिए हम यूरेसिल की बात ना करके हम सिर्फ थायमिन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हमारे टोटल कितने टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हुए? 4, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अब इसमें एक और चीज़ है कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ पेयर अप करता है या बॉन्ड करता है। गुआनिन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। इसका मतलब थायमिन जो है वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड कौन सा? ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये दोनों आपस में जब पेयर करते हैं तो ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे ही बहुत वीक होता है, आपको पता है। अब इस वीक हाइड्रोजन बॉन्ड में ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। ए और टी आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और जी और सी आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। इसमें हमने डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो वीक होते हैं उस वजह से हम इनको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, राइट। अब मैं जैसे आपको बताया कि एडेनिन और थायमिन जो है ये दोनों के बीच में आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ऑब्वियसली ए और टी का बॉन्ड जो है वो गुआनिन और साइटोसिन के बॉन्ड से थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो जब डीएनए को रेप्लिकेशन करना है या ट्रांसक्रिप्शन करना है तो उस टाइम पे उसको अपने स्ट्रैंड्स जो हैं वो ओपन अप करने पड़ते हैं। अगर ये स्ट्रैंड्स हैं इनके तो इनको अपने स्ट्रैंड्स जो हैं वो ओपन अप करने पड़ते हैं। तो जब स्ट्रैंड्स ओपन करने के लिए उनको अपने बीच के बॉन्ड्स जो हैं उनको तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड्स तोड़ने की बारी आती है तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? जहाँ पे ज़्यादा सीक्वेंस ए और टी की है, बिकॉज वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स थोड़े से वीक हैं। जी और सी की बॉन्डिंग जहाँ पे ज़्यादा लंबी सीक्वेंस होती है वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और हम डीप में जाते हैं।
इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखेंगे। फॉस्फेट रेडिकल, फॉस्फेट रेडिकल एक्चुअली क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में जो फॉस्फोरिक एसिड है वो फॉस्फेट रेडिकल होता है। फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, तो फॉस्फोरस की जो 5 वैलेंसी है उसमें से 2 वैलेंसीज तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई, ओके। एक वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई, एक यहाँ पे हो गई और एक यहाँ पे हो गई। ये तो हमारा बन गया फॉस्फेट रेडिकल, ओके। अब हम बनाएंगे राइबोज डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर के लिए सबसे पहले तो हम एक पेंटोज शुगर बनाते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर, ओके। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर हमारा ये होता है, यहां पे ऑक्सीजन, राइट, और यहां पे हमारा CH2OH, ओके। ये कार्बन नंबर काउंटिंग हम स्टार्ट यहां से करते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। अब इसमें क्या है कि ये हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर है इन केस ऑफ DNA। ये तो हमारा नॉर्मल पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। अब डीऑक्सी राइबोज का मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे एक ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इंस्टेड ऑफ OH, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल H होता है, ओके। अब हम बात करते हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर्स की। पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर एक सिंगल रिंग होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका मतलब इनके अंदर कार्बन के सिवा एक और भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस है जो यहाँ पे है नाइट्रोजन, ओके। तो ये जो है हमारा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन है ये। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन की अगर हम बात करें तो उसमें एक तो पिरिमिडिन रिंग आ जाती है जैसे ये है, और दूसरा यहाँ पे इमिडाजोल रिंग आती है। इसमें यहाँ पे N, NH, इधर N और इधर N, राइट। और नॉर्मल जो इनके बीच के बॉन्ड्स हैं वो वाले बॉन्ड्स लगते हैं इनके बीच में। ये पिरिमिडिन का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, ये प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। अब इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे अब हम इन सब के आपस में बॉन्डिंग्स बनाएंगे। इन सबको जब बॉन्ड बनाने लगते हैं तो यहाँ पे ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है यहाँ से ये बॉन्ड बनाता है इस 5 नंबर के कार्बन वाले राइबोज शुगर से। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जब ये एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो हमारा बॉन्ड कैसा बनता है? ऐसे, राइट। अब शुगर जो है, राइबोज शुगर जो है, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाने जाती है तो राइबोज शुगर इसको हमें थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा सो दैट हमारा बॉन्ड जो है वो हमें क्लियर दिखेगा। यहां पे जब बॉन्ड बनाने की बारी आती है तो ये जो है एक वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा तो हमारी बॉन्डिंग कैसे बनेगी? ऐसे। ये हमारा बॉन्ड बन गया किसके बीच में? शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। अब यहाँ पे एक और अगर हम राइबोज शुगर बनाते हैं तो हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये हमारा राइबोज शुगर है, यहाँ पे हमारा एक और फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हमारा ये जो ऊपर वाली शुगर है इसके साथ भी बॉन्डिंग करेगा और बॉन्डिंग करके एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है, राइट। यहाँ पे जो ये वाला फॉस्फेट है ये यहाँ पे दूसरे जो राइबोज शुगर है इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना के ये फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करेगा और जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो हमारी बॉन्डिंग कैसे बनती है? तो हमारी बॉन्डिंग जो है ऐसे बन जाती है, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फॉस्फेट
ग्रुप है, यहाँ पे इसने ऊपर वाले राइबोज शुगर के साथ भी बॉन्ड बनाया, कहाँ पे बनाया, 3rd कार्बन एटम पे बनाया, और यहाँ पे इसने यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे बनाता है, ओके, 5th वाले के साथ। यहाँ पे इसने ऊपर वाले के साथ 3rd कार्बन एटम के साथ बनाया, और यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया 5th वाले कार्बन एटम के साथ। 2 जगह इससे ये जब बॉन्ड बना देता है तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे हमारा हुआ बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे हुआ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और जब ये 2 बेसिस आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है कि वो दोनों बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक नाइट्रोजनस बेस है और एक राइबोज शुगर है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, 1 न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर, राइट। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ इस टाइप की बॉन्डिंग बनाते रहते हैं और इस टाइप की बॉन्डिंग बना के एक सिंगल स्ट्रैंड बना देते हैं, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। लेकिन हमारे तो डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है ना। तो उस डबल स्ट्रैंड को जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, उस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को कैसे बनता है, उसके लिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये एक राइबोज शुगर है, इसके साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस समझ लो आप, लेट अस टेक ए है, एडेनिन है। यहाँ पे दूसरा राइबोज शुगर है, यहाँ पे इसने एक फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे लेट अस सपोज दूसरे नाइट्रोजनस बेस थायमिन के साथ ये बॉन्डेड है। अब ये तो एक यहाँ से ये इसके साथ भी कनेक्ट करेगा, इसके साथ कनेक्ट करेगा, इतना तो हम समझ चुके हैं। अब ये एक स्ट्रैंड है, इसी के साथ जब दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डायरेक्टली ऐसे ही नहीं बनता, वो उससे उल्टा बनता है, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब समझे, यहाँ पे अगर ये ए है, अगर ये ए है तो आपको पता है कि वो टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। लेकिन यहाँ का जो थायमिन है उसका स्ट्रक्चर उल्टा होगा, उसका स्ट्रक्चर थायमिन का सीधा नहीं होगा, इंस्टेड उसका स्ट्रक्चर उल्टा होगा, इसलिए हम इसको ऐसे उल्टा टी लिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे जब ये ए के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर जो है वो उल्टा एडेनिन होगा, अपसाइड डाउन। सिमिलरली जब ये बॉन्ड बनाता है राइबोज के साथ तो राइबोज हमारा अपसाइड डाउन है, यहाँ पे भी राइबोज जो है वो हमारा अपसाइड डाउन है और यहाँ पे जब राइबोज फॉस्फेट के साथ ग्रुप बनाते हैं तो फॉस्फेट भी जो है वो अपसाइड डाउन है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, मैंने आपसे कहा था कि ये एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन के फॉर्म में ये एंटी पैरेलल है। ये है कंसेप्ट एंटी पैरेलल होने का कि एक स्ट्रैंड जो है वो सीधा है तो उसका दूसरा स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो उससे अपोजिट है, मीन्स अपसाइड डाउन है, राइट। आई होप आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।